आज के करंट अफेयर डिस्कशन में हम लोग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की जो मेन न्यूज़ हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहली न्यूज आ रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, 2 टीचर्स को मारा गया है और ये देखा गया कि जम्मू कश्मीर पिछले कुछ समय से जो हिंदू लोग हैं, जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में भी यही न्यूज फ्रंट पेज पे थी और उसमें कुछ इनपुट्स दिए गए थे कि इस बार के जो हमले हैं उनमें कुछ बदलाव आया है। बदलाव एक तो ये आया है कि आमतौर पे ये लोग जो हमले कर रहे हैं वो किसी भी रैंडम व्यक्ति पे कर रहे हैं और जो हमलावर है वो भी किसी पॉपुलर ग्रुप से नहीं है। एक लोन वुल्फ अटैक टाइप का हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति आया, अटैक किया, उसने लोगों को मार दिया। और तीसरा, इनके पास हथियार भी बहुत बड़े नहीं है, छोटे हथियार जो कि डोंग के द्वारा पाकिस्तान से दिखाए गए। इस तरह के बदलाव जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में देखे गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैंने बता भी दिया क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा। अगला इसमें ये कि ये जो किया जा रहा है बदलाव, आगे न्यूज़ पेपर कहा गया कि ये लगभग वही तरीका है जो 90s डिकेड में कश्मीर हिंदुओं को वहां से निकालने किया गया था, दहशत फैलाने के लिए कश्मीर सेफ नहीं है। उसी प्रकार का पैटर्न यहां पर वापस निकल के आ रहा है। मैं समझाया कि आसान लक्ष्यों तलाश रहे हैं, छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो लोग हैं ये कोई बहुत वैसे कट्टर मतलब कोई बड़े आतंकवादी नहीं है, सिंगल व्यक्ति के माध्यम से इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। ये भी कहा गया न्यूज में कि तालिबान का अफगानिस्तान बढ़ता हुआ कंट्रोल भी इसके लिए एक कारण है जो यहां देखा गया। तो ये कुछ पॉइंट्स देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला इसी जुड़ा हुआ है कि मोबाइल की मरम्मत का अधिकार देने की मांग की जा रही है। तो राइट टू रिपेयर की मांग चल रही है दुनिया भर में। जिस प्रकार से ई वेस्ट बढ़ रहा है और ई वेस्ट को लेके राइट टू रिपेयर निकल के आ रहा है। राइट टू रिपेयर मतलब ये कि कोई भी फोन जब खराब हो जाता है तो कंपनी उसके रिपेयरिंग की फैसिलिटीज भी दे ताकि ई वेस्ट कम हो। इस तरह की दुनिया में मांग चल रही है। अमेरिका में, यूरोपीय संघ में कानून बन रहा है। लाइफ साइकिल ध्यान दिया जाए क्योंकि कोई भी जो हम मशीन बनाते हैं उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। यदि उसका ई वेस्ट बढ़ता है तो वो तो वेस्ट तो है ही कचरे के रूप में, लेकिन उसके साथ जो हमारी एनर्जी लगी, जो इमिशन हुआ जिससे हमने उसको बनाया, वो ही पूरी तरह वेस्ट हो गया। ठीक, लगभग 4 करोड़ टन औसत ई कचरा हमारे वर्ल्ड से निकलता है। तो इंपोर्टेंट बात है ना। और इसकी रिपेयरिंग की बात चल रही है। तो राइट टू रिपेयर आपको पता होना चाहिए ये किस तरह की मांगे हैं। आगे है कि अभी हमारे लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बेला जी G20 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए हुए हैं और भारतीय संसद को वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ बातें बोली हैं कि हर देश को अपनी संप्रभुत्व का ध्यान चाहिए, अन्य देश के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बट आपको जो मेन बात इसे पकड़नी है कि यदि कोई पूछे कि देश के बाहर भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व कौन करता है, हु रिप्रेजेंट पार्लियामेंट आउटसाइड इंडिया, तो उसका आंसर है लोकसभा स्पीकर। तो ये इंपोर्टेंट है। लास्ट में शरणार्थियों की समस्याओं के साथ करुणा के साथ दर्शाया। तो अभी नोबेल प्राइज का समय चल रहा है और लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज तंजानिया के लेखक अब्दुल रज़ाक गुनाह को दिया गया है 2021 का। ये जो अब्दुल रज़ाक गुनाह है ये जंजीबार से जुड़े हुए हैं, अफ्रीका से, और फिर बाद में अफ्रीका से पलायन कर गए जहां वहां पर हिंसा हुई। और इन्होंने अपने लेखन वर्क में उपनिवेश, कॉलोनिज्म का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, शरणार्थी समस्या, रिफ्यूजी आदि पे वर्क किया है। बोलते हैं कि पोस्ट कॉलोनाइजेशन, ये हम कहें कि उत्तर उपनिवेश के बाद यदि किसी का बेहतर लेखनकार है तो वो अब्दुल रज़ाक गुनाह का है। तो ये कुछ जानकारी होनी चाहिए। लगभग $11.4 लाख की इनको राशि मिलेगी और उपनिवेश के ऊपर इन्होंने जो काम लिखा है वो रिफ्यूजी आदि संकट को दिखाता है। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने देखा कि मलेरिया को लेके एक वैक्सीन WHO ने अप्रूव करी है। लगभग 4 लाख बच्चों की जान से बचेगी। घाना, केन्या, मलावी में इसको पायलट प्रोजेक्ट में शुरू किया गया था और 10 में से 4 को बचाने में कामयाब होंगे क्योंकि वैक्सीन से मलेरिया नहीं होगा ये बात नहीं है। मलेरिया होगा लेकिन उतना आपको सीवर उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना गंभीर रूप से आपको पायलट नहीं करेगा, ये बातें रहेंगी। ठीक, और मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से फैलता है। गंभीर मलेरिया के खतरों को 30% कम किया जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। और 5 साल से कम आयु के बच्चे, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज, सबसे ज्यादा प्रभावित वही होते थे सब सहारा कंट्रीज थे, अफ्रीका कंट्रीज में। तो उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है, उनका जीवन बचाया जा सकेगा। लास्ट है कि सरकार अब ये कह रही है कि सड़क बनाने वाली कंपनियों की भी लायबिलिटीज होगी और यदि सड़क में टाइम पे वो नहीं बनाते हैं या उनके बनाए गई सड़क
क्वालिटी नहीं होगी तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है न्यूज़पेपर्स में। इसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक चल रही है। लेखक ने आर्टिकल में कहा है कि पिछले कुछ समय से नए पैटर्न आए हैं बैंकों के साथ। अब आरबीआई सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो बढ़ती हुई महंगाई, हमने कल भी देखा था कि तेजी से महंगाई बढ़ रही है, तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं और तेल और गैस के दाम बढ़ने से महंगाई देश में बढ़ रही है। दूसरी तरफ कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था बहुत हमारी कमजोर है, हालांकि रिकवर करना शुरू करी लेकिन अभी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट जरूरत है। तो अब ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाएगा, तरलता को बढ़ाएगा या तरलता कम करेगा? यदि वो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो उसको लिक्विडिटी कम करनी चाहिए, मार्केट से पैसे को निकालना चाहिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो हम पढ़ते हैं क्लास में वो पैटर्न को तरीका इस्तेमाल करके, या फिर यदि वो ध्यान दे रहा है ग्रोथ पे तो फिर उसको इजी मनी पॉलिसी में चाहिए, मतलब कम ब्याज पे लोगों को पैसा उपलब्ध हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेके आर्टिकल लेखक ने कहा है कि ये एक चिंता विषय है, कैसे करेंगे वो महंगाई पे अंकुश, साथ में ग्रोथ रेट। फाइनली रिजर्व बैंक का जो आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट है उसको बताया था कि 4% से 2% के बीच में दायरे में रखने की जिम्मेदारी है और रोजगार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं संभावना है वो सब बताइए। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है आज के आर्टिकल में कि लोगों की कोविड-19 के बाद इनकम घटी है, फिर भी लोगों के द्वारा बैंक में ज्यादा पैसा जमा किया जा रहा है, बैंक से टेक ऑफ मनी लोग कम कर रहे हैं, तो जमा की रफ्तार कर्ज से 1.5 गुना अधिक है। कुछ प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए इसके क्या मायने हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हम रेगुलर क्लास में भी डिस्कस करेंगे। फाइनली यूनिकॉर्न कंपनियों के लेके वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में 28 यूनिकॉर्न यानी 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य वाली कंपनियां हो गई हैं और साथ में भी कहा है कि भारतीय स्टार्टअप ने अब तक 65 यूनिकॉर्न बनाए हैं जिनमें से 28 यूनिकॉर्न केवल 2021 से बने हैं। तो बड़ी कंपनी हमारे बन रही है। एंजल निवेशक, ऐसे निवेशक जो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनकी भी उनसे बहुत सारी पूंजी आई है देश के अंदर। तो ये सारी बातें आज के हिंदुस्तान डिस्कशन में और आई होप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे। धन्यवाद।